जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ, ये अपना यूट्यूब चैनल में आकर। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर एसएससी से लेकर गवर्नमेंट के ज़्यादातर एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूँ। तो अब बात करते हैं हम आज क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले इतिहास। हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, जैसे कि मान लो पहले इतिहास करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब करते जाएंगे। पहले इतिहास के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको पहले हम करेंगे, धीरे धीरे करके हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएंगे। तो पहले आते हैं हम अपने बात कर लेते हैं हम इतिहास के बारे में। तो हम इतिहास क्या है, हम समझते हैं इतिहास वो है, इतिहास ये है वो है। इतिहास है क्या, इतिहास का क्या चीज़ होती है, इतिहास को हम कैसे समझें कि इतिहास ये है, इतिहास वो है। इतिहास को समझने के लिए 3-4 जो प्रोसेस है वो दिए गए हैं। तो इतिहास को समझने के 3 पॉइंट हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इतिहास, इतिहास के जनक, इतिहास को किसने बनाया, किसने इसकी परिभाषा दी कि इतिहास है क्या, कि इसके इतिहास को कैसे कैसे क्या क्या किसने नाम दिया। तो जानते हैं पहले इतिहास के जनक कौन है, जिसको हम इतिहास के पापा भी कह सकते हैं। जैसे होते हैं ना अपने पापा, वैसे इतिहास के ये पापा है। तो इतिहास के जनक या पापा हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक है। अब इनकी एक बुक भी थी जो इन्होंने लिखी है, इस बुक का नाम याद रखना, प्रश्न आता है एग्जामों में। तो उनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये हेरोडोटस की पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। अब आते हैं अब हम जानते हैं कि इतिहास को हम कैसे समझें, कि क्या किस चीज़ से हम पता करें कि इतिहास है ये नहीं है, हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि ये इतिहास है। तो शुरू करते हैं। पहले हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं कि ये इतिहास है। सबसे पहले बात एक चीज़ आती है इतिहास की परिभाषा, कि इतिहास की परिभाषा क्या है। अतीत में हुई घटनाओं को, जो अतीत होता है, अतीत में हुई घटनाओं को दर्शाते हमारे वह ग्रंथ जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम इतिहास कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। स्रोत, पहला स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का आगमन, जिससे हम कह सकते हैं कि इतिहास है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये पॉइंट अगर होते हैं, अगर ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि इतिहास है, वरना इतिहास नहीं है। तो बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। पुरातात्विक स्रोत में जैसे अवशेष हो गए, अभिलेख हो गए, जो लिखे जाते हैं ना, अभिलेख, अभिलेख हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ये आते पुरातात्विक स्रोत में। अगर ये है तो ये इतिहास है, पहली पॉइंट। दूसरी बात, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। अब धार्मिक में कौन सा आता है, तो हम वो भी जानना पड़ेगा धार्मिक में क्या है, किससे हम समझे कि ये धार्मिक है। तो धार्मिक जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गए और भी ग्रंथ हो गए, तो उससे हम समझे धार्मिक। जैसे कुरान होती, कुरान हो गई, ये होती है ना। जैसे गैर धार्मिक में क्या आएगा, गैर धार्मिक पंचतंत्र हो गया, इंडिका पुस्तिका हो गई, जो किसी ने लिखा है ना पहले वाली बुक है वो, तो ये हो गई इंडिका। अब आते हैं विदेशी यात्री। अब हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि विदेशी यात्रियों से हमें पता चलता है कि इतिहास क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। जैसे हो गया विदेशी यात्री फाहियान, फाहियान आया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बताइए फाहियान किसके राज्य में आया था, कब आया था। हिमसांग हो गया, एमबीडी, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय की बात है। और इबन बतूता बगल में जूता, ये इबन बतूता हो गया, ये भी आया था। और रोहल, ये एक पुस्तक है, बुक, ये एक बुक है। तो इन चीज़ें, अगर ये चीज़ पॉइंट ये अगर इसमें किसी में है तो हम कह सकते हैं कि इतिहास है, वरना इतिहास नहीं है। ये पॉइंट होना जरूरी है, जिससे हम कह सकते हैं कि इतिहास होना जरूरी है। अगर ये पॉइंट है तो इतिहास है, वरना नहीं है। अच्छा, भारतीय इतिहास के जनक कौन है, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है, मुझे कमेंट। दोस्तों आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो हम क्या कहाँ तक थे कि इतिहास क्या है, कैसे हुआ इसका जन्म, ये हम जाने थे इतिहास के बारे में, समझे थे इतिहास क्या है कैसे है। तो अब शुरू करते हैं इतिहास के डिवाइड। इतिहास को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार इतिहास का इतिहास को क्यों बांटा।
सोचा होगा कि यार इतिहास बड़ा है ना, ये इतिहास तो बहुत बड़ा है। अब इतिहास सारा तो नहीं ले सकते हम लोग, ये इतिहास एक लंबी बोल सकते हैं, बड़ी किताब है, तो अगर इसको इतना लंबा तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए इतिहासकारों में मतभेद हुआ कि इतिहासकार ने कि यार ये तो इतिहास तो बहुत बड़ा हो रहा है, क्या करना चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने शायद बात चली हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इतिहास को हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पुराना इतिहास हो गया, उसे प्राचीन इतिहास कहेंगे, जो बीच का इतिहास है उसे मध्यकालीन इतिहास कह देंगे, और जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे आधुनिक इतिहास कहेंगे। तो ऐसे मतभेद हुए, तो हाँ फिर बात बनी इतिहासकारों में, चलो ऐसे ऐसे रख लेते हैं इनको, ये सारा तो ही रख सकते हैं, इसमें अब क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, मेन चीज़ें आई। अब बात चली मेन क्या क्या रखने की, तो उन्होंने कहा कि जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, जो हुई है और जिनकी इम्पोर्टेंस है, उनको रखते हैं, बाकी जो फालतू चीज़ें उनको हटाते हैं। तो इतिहास में ज़्यादातर चीज़ें आपने देखी होंगी जो ज़रूरी है उनको ही रखा गया है। तो इसी प्रकार इतिहास की शुरुआत होती है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि इतिहास को किस किस भागों में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक बार बोर्ड पे देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लिखा पड़ा है। तो जैसे हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग हो गया मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग हो गया आधुनिक इतिहास। अब हम तीनों भागों को पहले हम सबसे पहले एक कोशिश करेंगे कि हम एकदम से आगे नहीं जाएंगे, कि जैसे मान लो होता है ना कि गर्म खीर, गर्म दूध होता है, जल्दी जल्दी पी लेते फिर मुँह जल जाता है, तो वो काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक साथ एक टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले हम कुछ करेंगे, पहले कुछ हिस्सा करेंगे उसका, फिर कुछ हिस्सा, फिर कुछ हिस्सा। तो पहले हम करेंगे प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास करने के बाद फिर हम करेंगे आएंगे मध्यकालीन इतिहास पर। मध्यकालीन इतिहास करने के बाद फिर हम आएंगे आधुनिक इतिहास पर। आधुनिक इतिहास करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा कि हम करेंगे थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में हमें और फ़ायदा हो, जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो हम समझते हैं कि प्राचीन इतिहास क्या है। अब प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें ली जाए जिससे हम कहें कि ये प्राचीन इतिहास है। अब सब चीज़ को तो प्राचीन इतिहास कह नहीं सकते हम, क्योंकि इतिहासकार में मतभेद हुआ कि प्राचीन इतिहास कहेंगे किसको, क्या होगा प्राचीन इतिहास। तो ऐसी बात चली, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, प्राचीन इतिहास को भी लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आती है यहाँ पे बात, अब बात आती है समझने वाली कि प्राचीन इतिहास के वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक, पुराना वाला, जो पूरा पाषाण काल में हुआ, जैसे पाषाण काल में हो सकते इसमें पत्थर वाले लोग हैं, हुआ हाइयो करने वाले लोग रहते थे ना, वो वाला जमाना। तो इसमें फिर उसके बाद आया अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हुई और ऋग्वेदिक काल हुए, ये वैदिक सभ्यता हुई, वो वाला आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं, जिसमें इसके हम प्रोसेस अभी बताते हैं। जैसे मान लो अब बात है इसको प्रागैतिहासिक कैसे समझेंगे। तो प्रागैतिहासिक में एक तो उनको क्या था कि प्रागैतिहासिक ना तो साक्ष्य मिले और ना ही इसका कोई प्रमाण मिला जिससे हम कह सकें कि ये प्रागैतिहासिक है। तो इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसको हम नहीं समझ सकते कि क्या है ये, कैसे है। जैसे बोल सकते हैं कि अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, वहाँ पे तो हमें साक्ष्य तो मिले हैं और उनको हम समझ सकते हैं, पर उनकी जो लिपि है इसे हम नहीं समझ सकते। तो चित्रात्मक लिपि उसे पढ़ नहीं सकते हैं, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जाता। उसकी लिपि कौन सी है मुझे आप कमेंट करके बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, फिर आप मैं देखूंगा किसने कौन सा कमेंट किया। तो ये हो गया। अब इसकी बात पहले हम कर लेते हैं, प्रागैतिहासिक की बातें करते हैं, फिर उसके बाद आगे अर्ध ऐतिहासिक पे और फिर ऐतिहासिक पे। तो प्रागैतिहासिक को भी इतिहासकारों ने 3 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग था कि पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग था मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग था नव पाषाण काल। जैसा कि आप देख रहे हैं शायद लिख रहे नव पाषाण काल। तो अब हम कैसे जानेंगे कि पूरा पाषाण कौन सा है, नव पाषाण कौन सा है और मध्य पाषाण कौन सा है। तो यही बात आई। तो इतिहासकारों ने उसकी भी एक सीमा रखी, जो एक बोलते हैं कि समय सीमा की, किस सीमा किस समय से किस समय तक आप प्रागैतिहासिक रहा है, पूरा पाषाण काल रहा है, और किस सीमा से किस सीमा तक मध्य पाषाण काल रहा है, और किस तक नव पाषाण काल रहा है। तो उसकी भी बात आई। तो फिर हम देखते हैं नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, उनका समय अवधि। तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि है
अज्ञात से, जिस समय में जानकारी नहीं थी, न जानकारी से लेके जानकारी तक, अज्ञात से लेके 10,000 BC तक का रखा गया समय। ये रहा हमारा पूरा पाषाण काल। हो गया। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का क्या समय रहा? मध्य पाषाण काल का समय रहा 10,000 से 4,000 BC तक। ये रहा मध्य पाषाण काल का समय। अब आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय 4,000 से 2,500 BC सिंधु घाटी सभ्यता तक रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है मध्य अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाती है। तो अब इसको कैसे समझे कि अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है? तो इसमें क्या है ना, कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, जैसे कि मान लो ये सिंधु घाटी सभ्यता मिली, वहाँ पे बड़े बड़े जो आप लोगों ने शायद 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, वहाँ पे मकान मिले हैं, जमीन मिले, मोहनजोदड़ो और ये राखीगढ़ी, ये कालीबंधन, ये सब जगह जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, जो हम आगे जब जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी, इसके क्या है ना, साक्ष्य तो मिले हैं, पर इसकी जो लिपि थी इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य तो यहाँ पर इसको पढ़ा नहीं गया। तो ये आते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें क्या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, इसमें वैदिक सभ्यता आई है। वैदिक सभ्यता भी दो तरीके के, ऋग्वैदिक काल आया, एक उत्तर वैदिक काल आया है, ये 2 भागों में थी। अब आते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य। ये है ऐतिहासिक, जो वर्तमान में चल रहा था। तो ऐतिहासिक, अब इसमें क्या था कि इसमें साक्ष्य भी मिले हैं और इसको पढ़ा भी है। जैसे बोल सकते हैं एक बुक, मान ले रामायण, रामायण ऐतिहासिक काल की बोल सकते हैं, या पुराण जो मिली है, जिसके साक्ष्य भी हैं और इसको पढ़ा भी गया है, जैसे बनाया गया है। और जैसे मान लो बोल सकते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, अशोक से संबंधित ये चीज़ें, जैसे मुगलों का आगमन और ये सब, उससे पहले भी जो आगमन हुए वो सारे जितने भी आक्रमण उनके साक्ष्य मिले हमें, ये प्रूफ्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऐतिहासिक काल है। तो ये रहा हमारा प्रोसेस था प्राचीन इतिहास को समझने का। ये हमने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। अब हम प्राचीन इतिहास को ही पहले शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको कम से कम आधा घंटे के करीब रखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारा प्रोसेस एक पैटर्न वाइज चलें। आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा जानते हैं मानव विकास के बारे में। सीधा टॉपिक नहीं कर सकते, थोड़ा पहले मानव विकास के बारे में जानते हैं। मानव का विकास कैसे हुआ, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचा। हम जानते हैं कि मानव कैसे कैसे उसका विकास हुआ। ये बहुत जगह आपने देखा होगा, मानव यहाँ से वहाँ तक प्रस्थान किया है। तो आपको पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या है ना, मानव बहुत अलग था, बहुत बहुत दूर दूर रहता था। पहले एरिया बहुत बड़ा था, जगह जगह भी क्या है ना, भारत में जैसे 142 करोड़ जनसंख्या, पहले इतना ही था। दुनिया में बहुत सारी जनसंख्या है, पहले जनसंख्या का मुकाबला बहुत कम था। और पहले के मानव और अब के मानव में बहुत अंतर है, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। तो हम ये जानेंगे कि मानव विकास कैसे हुआ, कैसे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान गया, कैसे उसने यहाँ से वहाँ तक अपना वो होता है ना कि अपनी प्रजाति बढ़ाई। तो शुरू करते पहले देखते हैं मानव विकास के बारे में। मानव विकास, जो सबसे पहले मानव हुआ उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो मानव विकास का सबसे पहले सिद्धांत दिया गया है, जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानव सबसे पहले किस नाम, ये वैज्ञानिक नाम है, इन्हें बोलते हैं वैज्ञानिक तौर पे इनका ये नाम है, साइंटिफिक तौर पे। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास किस जगह हुआ, कहाँ पे हुआ, ये भी हमें देखना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जब विकास दक्षिणी अफ्रीका में हुआ, दक्षिणी अफ्रीका मतलब साउथर्न अफ्रीका, तो इसका विकास दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। अब आते हैं जावा मानव पर। जावा मानव का विकास जावा द्वीप पर हुआ। ऐसे पैकिंग मानव का विकास चीन में हुआ। नीरेंडरथल्स, इसका विकास जर्मनी में हुआ। और आते हैं क्रोमिगानम मानव, इसका विकास फ्रांस में हुआ। अब आते हैं अपने विकास पे। अब बात करते हैं अपने विकास पे। हमारा विकास किससे, हमें क्या बोलते हैं, हमारी परिभाषा में भी कुछ बोलते होंगे ना। तो हमें जो बोलते हैं, हम बोलते हैं आधुनिक मानव, जो अभी हमारे पूर्वज थे, और हमें बोलते हैं आधुनिक मानव। अब आधुनिक मानव को साइंटिफिक तौर पे क्या बोलते हैं, तो साइंटिफिक तौर पे आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। ये प्रश्न खैर अब नहीं बनते पेपरों में, पहले बहुत ज़्यादा बनते थे। अब शायद 12वीं 11वीं क्लास में पूछे जाते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार कोई पूछ ले, बाकी ये तो नॉर्मल है। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आगे आपको कराएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम इंपॉर्टेंट टिक लगवाते जाएंगे कि ये पूछे जा सकते हैं।
तो जिसे हम कहते हैं वो है होमो शोपियंस। ये उत्तरी अफ्रीका का इसका विकास हुआ उत्तरी अफ्रीका में। तो इनका विकास कब कितने वर्ष पूर्व हुआ? 3 लाख वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ। अब बात आती है कि आजकल तो हम लोग क्या है ना कि गाड़ी से, आजकल तो क्या है ना, बाइक है, कार है, साइकिल है, जहाज है, ट्रेन है इत्यादि से एक दूसरे से दूसरे देश चले जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या है ना, पहले नदी थी तो पानी बहुत ज़्यादा था और जगह दूर दूर थी, तो लोग इस एक स्थान से जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो ऐसे ये लोग ना अलग अलग द्वीप पे थे, ये अलग द्वीप पे, ये अलग द्वीप पे, ये अलग अलग द्वीप पे। ये चीन तो आपको पता ही होगा, पैकिंग मानव, छोटी आग वाले पैकिंग मानव, वो नहीं गए। तो अभी तो खैर वो तो उनके पूर्वज थे, अभी हमारे जो पूर्वज हैं। तो ये हो गया चीन का। अब बात आती है कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए कैसे, क्या कारण था कि लोग एक स्थान पे ना रह के ठहरे जगह जगह पे। तो क्या था कि जैसे एक स्थान पे जाके लोगों क्या बहुत से कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राकृतिक कारण हो सकता है, और कुछ किसी के होता है ना कि किसी के दिल में नशा जगती है कि चलो यार घूम के आते हैं, देख के आते हैं। कि एक होता है गांव में होते हो आप, अगर एक घर में रहते हो, अब एक घर में एक कमरे में रहते हो, गांव घर कमरा। अब आपको पता है कि कमरे में आप 1 साल से रह रहे हो, अब आपको कमरे से बाहर आप जाओगे तभी तो आपको बाहर के बारे में पता चलेगा। अगर आप कमरे में रह रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कमरे के बाहर क्या क्या चीज़ है, कमरे के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, नहीं ना। ऐसे ही इनके इसमें भी कोई रहा होगा उत्पाती दिमाग का, उसने भी सोचा यार चलो देख के आते हैं इसके बाहर क्या है। ये वाला जो हो सकता है, मान उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जावा मानव पे गया, जावा मानव इससे दक्षिणी अफ्रीका से जावा द्वीप पर आया। उसने कहा चलो यार देखते हैं क्या है, दूसरे द्वीप पर जाके देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसने कहा चलो देखते। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये लोग एक दूसरे से ऐसे ऐसे ट्रेवलर करते रहे। अब क्या है ना, जैसे मान लो किसी गांव में बाढ़ आ गई, ऐसे इनके साथ हुआ कि बाढ़ आने के कारण या कोई प्राकृतिक आपदा आने के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होते गए, जहाँ इनको अच्छी सी जगह मिली, जहाँ सारी इनको फैसिलिटी मिल सकी जो इनको लाइक थी, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो क्या है ना, इन लोगों को बाई चांस बाढ़ वगैरह आया तो अब इन्होंने कहा यार परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इनमें से कोई एक गया होगा तो उसने जगह ढूंढी कि चलो यार ये जगह मिल चुकी है, अब चलते हैं यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे कर करके ये लोग, ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे समझ सकते हो आप लोग। तो ये लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान से ऐसे बस बस के पूरी दुनिया में मानव का विकास हो चुका है। सारी दुनिया में मानव फैल चुके थे, ये होता है मानव का विकास। अभी आते हैं चले दोस्तों, अब जानते हैं हम मानव विकास सिद्धांत के बारे में। ये मानव विकास सिद्धांत किसने दिया? मानव विकास सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने मानव उस समय एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिनल ऑफ स्पीच, जिनकी बुक्स का नाम था ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। और एक उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन, ये लिखा 1871 में, डिसेंट ऑफ मैन। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है केवल बानर ही मानव के करीब है, मतलब जो बानर है वो हमारे पूर्वज है। क्या कहा गया? केवल बानर ही मानव के करीब है। तो ऐसे ऐसे करके अभी हमने यहाँ तक मानव सिद्धांत तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का टॉपिक लाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताएं, बुरी लगी तो बताएं, और हमें सजेशन दें कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपके सजेशन हमारे लिए अच्छे रहेंगे तो हम ज़रूर लेंगे। और हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल को पहला है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।